आज सुनिए श्री तेजेंद्र शर्मा की लिखी हुई कहानी बेघर आँखें। तेजेंद्र शर्मा जी ब्रिटेन के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। उनका नाम ब्रिटेन की ही नहीं अपितु विश्व के चर्चित हिंदी कथाकारों में आता है। उनके साहित्य की चर्चा गोष्ठियों में होती है और उन पर कई छात्र शोध कार्य भी कर रहे हैं। उन्होंने भारत से बाहर भारतीय मूल के लेखकों को हिंदी साहित्य समाज में स्थान दिलाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी बेघर आँखें, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। भयभीत आँखें, सहमा हुआ चेहरा, शब्दों से बेखबर, वो रसोई के दरवाजे पर आ खड़ी हुई है। उसका कोई ना कोई नाम तो अवश्य होगा। इस परेशानी के वातावरण में भी वो क्या सोचने बैठ गया है। पुरुषोत्तम नायर वही नाटक दोहरा रहा है जो कि वो पिछले वर्ष से करता रहा है। मैं आपका घर लेके भागने वाला नहीं जी। हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ जी कि अपन के साथ कोई झोपड़पट्टी वाले की माफिक बात करे। मैं फिर से विचलित हो जाता हूँ। 50 वर्षीय नायर की तीसरी पत्नी नई नवेली दुल्हन की ओर देखता हूँ। नायर त्रिवेंद्रम से नया विवाह करके कल ही लौटा है। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? सूरी साहब को गुस्सा आ गया है। शुक्ला जी तुसी पागल ना बनो, बस तुसी हुड़ पास से हो जाओ। ए मादर, पिछले 3 महीने से तूने ये क्या नाटक लगा रखा है? भाड़े की बात करो तो आज देता कल देता। सूरी साहब मना कौन करता है जी, मेरा डिपॉजिट है ना आपके पास। तेरी माँ का, अब भी कुल मिलाकर 6 महीने का भाड़ा हो गया 60,000 रुपया और तेरा डिपॉजिट है 50,000 और उसमें से भी 5,000 तेरे दलाल ने रख दिया था। उसमें बचा 45, बाकी 15,000 रुपये तेरा बाप देगा। क्या क्या सपने दिखाकर बम्बई लाया होगा अपनी तीसरी पत्नी को। मायावी नगरी बम्बई पहले ही दिन उसे क्या क्या जलवे दिखा रही है। वो शायद थोड़ी देर पहले नहाकर गुसलखाने से बाहर निकली है। उसके बाल गीले हैं। उसने एक प्यारा सा छोटा सा कुत्ता गोद में उठा रखा है। सूरी साहब की घुड़की सुनकर कुत्ते को महसूस हुआ कि उस पर दबाव थोड़ा बढ़ गया है। वो घबरा कर अपनी मालकिन की ओर देखने लगा है। मालकिन हिंदी न जानते हुए भी घटनाक्रम को समझने का प्रयास कर रही है। महेश से अब सहन नहीं हो पा रहा है। 6.25 फुट लंबे महेश के गठे हुए शरीर की मछलियाँ उसकी काली टी शर्ट से बाहर फिसलने लगी हैं। उसने सीधे नायर का गिरेबान ही पकड़ लिया है। ठेठ मराठी लहजे में शुरू हो गया है। ठाव हाय का तुला माटिल मड़यातल मला। मिस्टर शुक्ला, ये क्या बिहेवियर है जी? मिस्टर, मेरा गिरेबान छोड़ो जी। नायर पूरी तरह से गड़बड़ा चुका था। एकाएबी आई कायज नहीं माला, समन सामान अंतला फेंकूं देन खाली। मैं घबरा कर महेश को अलग करने का प्रयास करता हूँ। महेश मुझ पर नाराज़ होने का नाटक करता है। भाई साहब, अब भी बीच में नहीं बोलने का। माँ कसम, इसने अगर अब भी का अब भी फ्लैट खाली नहीं किया तो इसका सारा सामान चौथे माले से नीचे फेंक दूंगा। नायर ने ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। उसके दिमाग में तो यही योजना उड़ान भर रही थी कि किस प्रकार फ्लैट को हड़प लिया जाए। फ्लैट का मालिक तो लंदन में रहता है, भला उसके पास समय कहाँ है कि बम्बई आकर लफड़े में पड़े। उसे पूरी पूरी उम्मीद थी कि वो फ्लैट हथिया लेगा, किंतु यहाँ तो पूरा मामला ही पलट गया था। शुक्ला जी, आप जेंटलमैन आदमी हैं जी, आई रेस्पेक्ट यू। अब ये गुंडा मवाली की माफिक बात करेगा तो ठीक नहीं जी। नायर का सांस उखड़ने लगा था। चेहरे पर बदहवासी छा रही थी और मैं स्वयं महसूस कर रहा था कि नायर की स्थिति कई स्तरों पर पतली हो रही थी। मुझे अपने स्वर की शालीनता पर स्वयं ही आश्चर्य हो रहा था। देखिए मिस्टर नायर, पिछले 2 सालों से आप हमें तंग कर रहे हैं। अगर पहले से ही आप हमारी बात मान लेते तो ये हालात हम सबको नहीं देखने पड़ते। मैं शायद नायर की कही हुई बात से प्रभावित होकर जेंटलमैन बनने का प्रयास कर रहा था। शुक्ला जी, हमको आपके घर में रहने का भी नहीं है जी। सच बोलेगा तो इस घर में कोई है जी, कोई रहता है, बहुत तंग करता है जी। हमने कितनी पूजा करवाई जी मगर कोई फ़ायदा नहीं। रात को जब बेडरूम में सोता जी तो जैसे कोई मेरा गला दबाता जी। हमको इधर रहने का कोई शौक़ नहीं है जी, इस घर में भूत जी। नारायण ने बेडरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा। अरे नायर,
जब तुम उस भूत के पति को इतना परेशान करोगे तो वो भूत तुमको छोड़ेगा क्या? ना जाने ये बात अचानक कैसे मेरे मुंह से निकल गई, लेकिन उसके बाद एक पल भी मेरा व्यक्तित्व वहाँ मौजूद नहीं रह पाया। रसोई के दरवाजे के निकट भीगी बिल्ली की गोद में डरा सहमा कुत्ता मुझे परेशान करने लगा। चांदनी भी तो कई बार गुसलखाने से नहाकर यूं ही ठीक उसी स्थान पर खड़ी होकर मुझे आवाज़ लगाया करती थी। मैं चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हूँ, उस आवाज़ को एक बार सुन लेने के बाद काम छोड़ देना व्यवस्था हो जाती थी। चांदनी मेरे जीवन में वास्तविकता की खुशबू भरने वाली चांदनी, मुझ जैसे बेवकूफ़ इंसान के जीवन में अक्ल का दिया जलाने वाली चांदनी। उस सिंह राशि वाली अप्रतिम सुंदरी को कर्क रोग ने जकड़ लिया था। ठीक उसी जगह मेरी गोद में चांदनी ने मौत की हिचकी ली थी, जहाँ रात को नायर के अनुसार उसका गला एक अज्ञात शक्ति घोंटने लगती है। वही अज्ञात शक्ति कभी मेरे जीवन की संपूर्ण शक्ति थी। 5 वर्षों तक कैंसर से जूझती चांदनी अपने अंतिम दिनों में बस इसी कमरे में कैद होकर रह गई थी। अस्पताल से उसके लिए एडजस्टेबल बेड ले लिया गया था। वो अस्पताल में नहीं मरना चाहती थी। घर में ही ऑक्सीजन, मॉर्फिन और अकेलापन। वो सारा समय दीवार पर लगी काले रंग की घड़ी को देखती रहती थी। उस घड़ी के डायल में मकड़ी का जाला बना था और सेकंड के कांटे पर मकड़ी बनी थी। उस मकड़ जाल में गुम रहती चांदनी। शायद उसे एहसास हो चला था कि वो किसी भी घड़ी हमारा साथ छोड़कर जाने वाली है। एक दिन वही चांदनी तस्वीर बनकर दीवार घड़ी के स्थान पर विराजमान हो गई। क्या वही नायर को यहाँ चैन से नहीं जीने दे रही थी? अरे कितनी पूजा करवाई, केरल से पुजारी पंडित बुलवाए, मगर वो तो जाने का नाम नहीं लेती। अक्खे घर में चलती फिरती दिखाई देती है। तो घर क्यों नहीं खाली कर देते? पूजा पाठ के चक्करों में क्यों पड़े हो? पूजा पाठ से चिंतित सूरी साहब का फ़ोन लंदन भी आया था। ओ शुक्ला जी, वो हरामी बड़ा परेशान कर रहा है। टाइम ते किराया नहीं देंदा जे, ते चक्कर लगवा रहा है। मादर ने लिविंग रूम दे बिच 6 बाई 6 दा एक मंदिर बनवा लिया जे, रोज़ पूजा ते पूजा करी जांदा है। मैं परेशान अपनी यादों के ताजमहल से दूर लंदन में बैठा, वहाँ की सर्दी में भी पसीना आ गया। अगर उसने 18 बाई 10 के कमरे में 6 बाई 6 का मंदिर खड़ा कर दिया तो मेरा लिविंग रूम लग कैसा रहा होगा। लेकिन मंदिर तो मैंने रसोई में बनवा रखा था। एक छोटा सा लकड़ी का मंदिर जनार्दन से बनवाया था। उसमें शंकर भगवान से लेकर ईसा मसीह तक को प्रतिष्ठित कर रखा था। फिर नायर को इतना बड़ा ढांचा लिविंग रूम में बनवाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? सुनित्रा, मेरी वर्तमान पत्नी, तो घर किराए पर देने के शुरू से ही विरुद्ध थी। वो बरस पड़ी। आप ना बस अपने आप को अक्लमंद समझते हैं। वो चंद्रकांत आपका सगा हो गया, वो तो दलाल ही है ना। पूरे 80,000 खा गया हमारे। एक अनजाने आदमी के हवाले किराया लेने की जिम्मेदारी डालाए। हमें तो पूरे 1 लाख का फटका लग गया ना। सोसाइटी चार्ज 2,000 महीना जेब से गए और 80,000 ऊपर से। जब मेरे लिए कोई चीज़ खरीदनी होती है तो बजट याद आ जाता है। चंद्रकांत, वो अचानक अनजान व्यक्ति कैसे बन गया? जब चांदनी जीवित थी तो भाभी भाभी कहता थकता नहीं था। उसकी पत्नी मेघा तो मुझे राखी बांधने लगी थी। अपने लोग कितनी आसानी से धोखा देकर बेगाने हो सकते हैं। ये फ्लैट भी तो उसी ने खरीदवाया था। कितना अपना सा बन गया था। सूरी साहब उस समय बिल्डिंग के सेक्रेटरी थे। चंद्रकांत ही उनसे मिलवाने ले गया था। कितनी बार तो भोजन भी हमारे साथ ही किया करता था। अरे पूरियाँ तो भाभी जी बनाती हैं बस, और उस पर कद्दू की सब्जी कमाल करती हैं भाभी। चंद्रकांत खाता भी जाता था और चांदनी की तारीफ भी करता जाता था। सूरी साहब हमेशा कहा करते थे, शुक्ला जी दलाना नू इन्ना ज़्यादा मुँह ना लाया करो, दलाल पहले दलाल ते फिर कुछ होर। और मैं सूरी साहब को खिसका हुआ मना करता था। चंद्रकांत मेरे कहे अनुसार नायर से पैसे तो वसूलता रहा, लेकिन उसे मेरे बैंक के खाते में न डालकर अपने खाते में जमा करवाता रहा। मैं जब भी लंदन से फ़ोन करके पूछता तो जवाब मिलता, चिंता न को भाई साहब, भाड़ा मैं ले आया था। झूठ भी तो नहीं बोलता था। किराया तो ले ही आता था, लेकिन खा जाता था। बम्बई के प्रति मेरे सारे भ्रम उसने तोड़ दिए थे। मैं तो घर किराए पर देना ही नहीं चाहता था, बस चंद्रकांत ने ही फंसा दिया था। भाई साहब, आप भी कमाल करते हैं। सुना नहीं खाली घर भूत का वास।
घर खाली रखेंगे तो दीवारें तक खराब हो जाएंगी। किराए पर दे देते हैं, भाड़ा हर महीने मैं कलेक्ट करता रहूँगा और आपके बैंक में जमा करवाता रहूँगा। कम से कम सोसाइटी का तो खर्चा निकलता रहेगा। काश ये तो हो पाता। सुनेत्रा हमेशा कहती है, आपको बेवकूफ़ बनाना तो बहुत ही आसान है। बस कोई आपकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दे कि आप कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी कहानियाँ लिखते हैं, बस हो गए आप उस पर फिदा। वो 5,000 मांगे तो बस पकड़ा देंगे। क्या बिना विश्वास ये जीवन की गाड़ी पटरी पर चल सकती है? जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी पर तो विश्वास करना ही पड़ता है। किसी विश्वास के तहत ही तो हम अपने बच्चों को उनके स्कूल के अध्यापकों के हवाले कर देते हैं। यह भी तो एक विश्वास ही है कि पति पत्नी एक दूसरे को जहर देकर मारने का प्रयास नहीं करेंगे। हाँ, जब विश्वास को ठेस पहुंचती है तो दर्द बहुत होता है ना। आज तो आलोक भी यही कह रहा है, आप भी कमाल करते हैं, मुझे क्यों नहीं सौंपी ये जिम्मेदारी? मुझसे कहा होता तो कम से कम ये दिन नहीं देखना पड़ता। आलोक चंद्रकांत नहीं बन जाएगा, ये भी तो विश्वास की ही बात है ना। इस मामले में विश्वास तो करना ही पड़ता है, किंतु विश्वास निभाया तो सूरी साहब ने। छड़े छांट अकेले रहते हैं, मजाल है किसी का एहसान रख लें। रिटायर्ड जीवन बिता रहे हैं, घर में बस एक नौकरानी है, किसी के जीवन में दखल नहीं देते, अपने काम से काम रखते हैं, आँख कान खुले रखते हैं, सब कुछ जानते हुए भी मस्त मौला बने रहते हैं। उनके साथ पहली मुलाकात की यादें बहुत कड़वी हैं। न जाने कब वे मित्र अंततः घर के सदस्य ही बन गए। चांदनी की बीमारी में अस्पताल ले जाने से भी पीछे नहीं हटते थे। सही आन बान वाले ठेठ पंजाबी, दिल के राजा। उनकी कड़वी बातों में भी एक सच्चाई होती है। उनका भी यही कहना था कि जब बम्बई छोड़कर लंदन बसने जा रहे हो तो घर बेच कर जाओ। उस समय मुझे सूरी साहब पर संदेह हुआ था, क्योंकि फ्लैटों की दलाली ही तो उनकी आय का मुख्य स्रोत है। शायद दलाली बनाने के चक्कर में है। उस समय चंद्रकांत बहुत अपना सा लग रहा था। उसका मीठा अपनापन सूरी साहब के कड़वे सच्चे अपनेपन पर विजयी हो गया और पुरुषोत्तम नायर आकर बैठा मेरे घर। जी, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, फिल्मों के लिए एक्स्ट्रा सप्लाई करने की एजेंसी है मेरी। फिल्मी लोगों को तो फ्लैट किराए पर देने के मैं शुरू से ही विरुद्ध था, लेकिन चंद्रकांत अपनी लच्छेदार भाषा में मुझे समझा गया। बम्बई से विदा के समय वो अपनी मारुति वैन भी ले आया था। सुबह 4:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था, वो रात 3 बजे घर पहुंच गया। चिंता तो करने का नहीं भाई साहब, मैं हूँ ना। मुझे किसी काम के सिलसिले में 7 महीने पश्चात लंदन से वापस बम्बई आना पड़ा। पहला झटका तब लगा जब बैंक गया। चंद्रकांत ने बैंक में 1 भी रुपया नहीं जमा करवाया था। उससे संपर्क किया, फ़ोन उसकी पत्नी ने उठाया। अरे भाई साहब, कैसे हैं आप? अरे भाई साहब, क्या बताएं, धंधे में ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि आपके पैसे घर में ही खर्च हो गए। अपनी छोटी बहन समझकर माफ़ कर दीजिए। बस एक डील फाइनल होने वाली है, सबसे पहले आपके ही पैसे वापस करेंगे। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि उस अनदेखे चेहरे की आवाज़ पर ना चाहते हुए भी कैसे विश्वास कर पाया। वैसे ये भी तो सच है कि मेरे पास और चारा भी क्या था। 11 महीने पूरे होने में अभी 4 महीने बाकी थे। या तो 4 महीने का किराया भुलाकर किसी और पर विश्वास करता, फिर ये भी तो परेशानी थी कि जिस किसी को बताऊंगा वही मजाक उड़ाएगा। चंद्रकांत को बुलाकर पास बैठाया और उसे समझाने की बेकार सी कोशिश करने लगा। जिन बातों पर स्वयं अपने आप को विश्वास नहीं था, वो भला चंद्रकांत को कैसे समझा पाता। लंदन में रहने के कारण मेरी सोच में थोड़ा अंतर तो आ ही गया था। चंद्रकांत से कहा कि भाई, हमें अपने घर को देख लेने दो, जरा पुरुषोत्तम नायर से अपॉइंटमेंट तो पक्की कर लो। लो, आप भी कैसी बातें करते हैं भाई साहब, घर आपका है। साला नायर जास्ती चू चपड़ करेगा तो जूते लगा कर घर से बाहर करूँगा साले को। फिर भी मैं नहीं माना। पुरुषोत्तम नायर को फ़ोन किया और 4 बजे का अपॉइंटमेंट लेकर ही घर की हालत देखने पहुंचा। घर के बाहर अभी भी चिर परिचित सुरक्षा द्वार लगा था। दरवाजे पर स्वागत नायर के कुत्ते ने किया था। चांदनी भी तो हमेशा अपने कुत्ते शेरा की बातें किया करती थी जब बचपन कानपुर में बिता रही थी। उन दिनों घर का एक सदस्य शेरा भी था। एक मामले में वो कुत्ता था बहुत समझदार। पूरे परिवार में वो चांदनी और उसके पिता से ही सबसे अधिक जुड़ा था। चांदनी के नेत्र सदा ही शेरा को याद करते हुए सजल उठते थे। शेरा, जिसे चांदनी गोद में बिठा लिया करती थी,
कुछ ही दिनों में इतना बड़ा हो गया था कि चांदनी को अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे घर में घुमा सकता था। एल्सेशियन कुत्ता था, पूरी तरह से स्वामी भक्त। किंतु ये कुत्ता तो विचित्र ही था, बस घर में अपने होने भर का एहसास करवा रहा था। पूरे शरीर पे इतने बाल कि चेहरे और पूंछ का अंतर ही समाप्त हो गया था। अनजान चेहरे की गंध की उपस्थिति को महसूस कर भौंकना ही उसका काम था। दरवाज़ा एक युवती ने खोला। भरे शरीर वाली, केरल की सुंदरता, बड़ी बड़ी आंखें, खिला रंग, अवश्य नायर की बेटी होगी। हेलो अंकल, आइए आइए अंकल, अंदर आइए। घर के अंदर घुसते एक अजीब सी गंध नथुनों में घुस गई। अंकल शब्द सुनकर थोड़ा सा झटका लगा। मैं अपने व्यक्तित्व को संभाल कर रखता हूँ, किंतु अंकल। नायर भी घर में ही था। ये लड़की पहले तो नायर के साथ कभी दिखाई नहीं दी, शायद उसकी बेटी होगी। जानकी, हमारे भाई की छोकरी। नायर ने शायद मेरी नज़रों की भाषा पढ़ ली थी, अभी छुट्टी मनाने को इधर आई है। इतने में काला कलूटा सा लड़का बेडरूम से बाहर आया। उसने एक बच्ची को गोद में उठा रखा था। एक औरत, शायद उसकी पत्नी, एक बूढ़ी औरत, एक नौकर, एक ड्राइवर। ये नायर किस किस को हमारे घर ले आया है? जानकी की आंखों में अजब खिलंदड़पन मौजूद था। उसने लो कट ब्लाउज़ और पेटीकोट पहन रखा था। वो चाय का कप रखने के लिए थोड़ा झुकी तो अपना कुछ सामान मेरी आंखों में छोड़ गई। भरा पूरा सामान। चाय का कप पकड़ाते हुए भी उसने प्लेट के नीचे से मेरे हाथ को छू लिया था। उस छूने में भी एक विचित्र सी शरारत मेरे पूरे जिस्म में गुदगुदी कर गई। शुक्ला जी, ये फ्लैट को पेंट करवाना पड़ेगा जी, बहुत गंदा दिखता जी। नायर मुझे स्वप्न लोक से धरती पर ले आया। पुरुषोत्तम जी, अभी 10 महीने पहले तो पेंट करवाया था। अब घर में कुत्ता हो, इतने सारे लोग रहें और देखभाल ना हो तो पेंटिंग का खर्चा आपको ही करना पड़ेगा। मुझे स्वयं अपनी भाषा पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझ जैसा आम आदमी का समर्थक अचानक पूंजीवादी भाषा बोलने लगा था। शुक्ला जी, रात का खाना इधर ही खाने का, साउथ इंडियन खाना खाते ना? क्यों नहीं, ज़रूर खाएंगे पुरुषोत्तम भाई, मगर आज नहीं। आज तो कुछ कागजात निकालने हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो अपने कमरे का ताला खोल कर। अरे कैसी बात करते हैं शुक्ला जी, जब ही मर्जी आवे, जो चाहने का ले जाइए ना। चंद्रकांत ने मेरी ओर विजयी मुस्कान फेंकी। देखा, मैं कहता था ना, उसकी आंखें यही संदेश प्रेषित कर रही थीं। फ्लैट भाड़े पर देते समय चंद्रकांत से मैंने शर्त रखी थी कि एक बेडरूम में हमारा सामान रहेगा और उसमें ताला लगा रहेगा। एक बेडरूम और एक लिविंग रूम ही भाड़े पर देंगे। हुआ भी यही। अपने कमरे तक जाते जाते मैं पैसेज में रुक रुक कर बाथरूम का मुआयना करने लगा। सीलन और पीलेपन की उबकाई वाली महक आ रही थी। टॉयलेट फ्लश जैसे सदियों से साफ़ नहीं की गई थी। वॉश बेसिन भी गंदा, बाथरूम की टाइलों पर भी गंध जमा थी। जानकी मेरे पीछे चली आई थी। पीछे से छूकर बोली, अंकल कभी भी आने का होए तो आ जाया करो, उधर लंदन में बहुत ठंडी होती क्या? सिहरन सी दौड़ गई बदन में। ना मालूम होठों में क्या बुदबुदा कर रह गया। फिर भी बाथरूम की ओर देखा। जब चांदनी जीवित थी तो उस बाथरूम में से चंदन की खुशबू महका करती थी। चांदनी केवल चंदन वाला साबुन ही प्रयोग करती थी। जब गीले बाल लिए चंदन की महक बिखेरती, बाथरूम से बाहर निकलती तो लगता जन्नत धार्मिक किताबों से बाहर निकलकर आंखों के सामने जीवित हो उठी हो। अपना बेडरूम खोला तो 7 महीने की सीलन और घुटन ने मेरा स्वागत किया। मैंने तुरंत ही सभी खिड़कियां खोल दी, पर्दे हटा दिए। सूरज की रोशनी ने कमरे में प्रवेश किया तो जैसे कमरे में रखी वस्तुओं को नए जीवन का आभास हुआ। मुड़कर देखा तो जानकी अब भी शरारती आंखों से देखकर मुस्कुरा रही थी। आगे बढ़कर मुझसे लगभग सटकर खड़ी हो गई। अंकल, अंदर सब भी ठीक है ना? ये कैसी परीक्षा ले रही है जानकी, और क्यों? कहीं ये नायर की चाल तो नहीं? मैंने राशन कार्ड और अन्य कागज़ निकाले। नायर को नमस्कार किया। जानकी की आंखों को बता दिया कि वो मुझे अच्छी लगी थी। किचन बाथरूम की चीकट गंदगी को भुलाता हुआ पड़ोस के रोशन अग्रवाल के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। वो आजकल सोसाइटी के चेयरमैन हैं। यार शुक्ला जी, आप भी कमाल के आदमी हैं। कैसे लोगों को फ्लैट भाड़े पर दे दिया है? सोसाइटी तो आपके खिलाफ रिजोल्यूशन पास करने वाली थी, वो मैंने किसी तरह रोक लिया कि आपके साथ पुरानी दोस्ती है। साला पाखंडी, मुझे बेवकूफ़ बनाने पर तुला था।
परंतु मैं तो गलत साबित हो ही चुका था। चंद्रकांत और नायर मुझे गधा साबित कर ही चुके थे। सुनेत्रा से जब सामना होगा तो ये बातों के ऐसे तीर मारेगी जो असह्य हो जाएंगे। प्रकट में मुस्कुराने के सिवा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं था। क्यों रोशन भाई, क्या हो गया? अरे, धंधे वालों को फ्लैट भाड़े पर दे दिया आपने, तो क्या बेकार लोगों को देता? यार, भाड़ा देने वाले कोई ना कोई तो धंधा करेंगे ही। उस कठिन परिस्थिति में भी मैं चुहल करने से नहीं चूका। आप भी कमाल करते हैं साहब। ये जो नायर के घर रहती है ना जानकी, साली धंधा करती है। एक दिन तो मुझसे ही रात का सौदा करने बैठ गई थी। जानती नहीं कि हम शादीशुदा शरीफ लोग हैं? आखिरी बात उसने अपनी पत्नी को देखकर कही थी। अग्रवाल की पत्नी मुझे अंकल कहती है। अब देखिए ना अंकल, शरीफों का तो बिल्डिंग में रहना ही मुश्किल हो गया है। और मैं अवाक उस औरत को देखे जा रहा था जो कि अग्रवाल के साथ घर से भाग आई थी और आज शराफत का ढिंढोरा पीटे जा रही थी। मैं शायद उसकी बात समझने का प्रयास भी करता, किंतु अंकल सुनने के पश्चात तो गुस्से पर काबू रख पाना भी मुश्किल हो रहा था। चौथे माले से नीचे उतरते समय चंद्रकांत अपनी डफली बजा रहा था। भाई साहब, अगर आप नायर से नाराज़ हैं तो साले को निकाल बाहर करते हैं और दूसरा किराएदार रख लेते हैं। आप तो जानते हैं कि अपना काम तो एकदम पक्का रहता है। हरामी, किराया तो साला खुद खा गया है, अब डिपॉजिट 50,000 कहाँ से वापस करेगा? लंदन वापस चलने से पहले धड़कते दिल से सूरी साहब से बात कर ही ली। ओ यार शुक्ला जी, तुसी भी कमाल कर दे हों। मैनू दसना सी, मैं मायावे देगल बिच्चों हथ पाके पैसे कढ़वा लेंदा। बस तय पाया कि सूरी साहब हर महीने पुरुषोत्तम नायर से पैसे लेकर मेरे बैंक के खाते में जमा करवाते रहेंगे। सूरी साहब की कड़वी मगर सच्ची बात कान में पड़ी। देखो शुक्ला जी, अज दे जमाने विच कोई भी काम मुफ्त विच नहीं होंदा है। साडा हिसाब यह रहेगा कि मैं तुम्हारे घर का पूरा ख्याल रखांगा, किराया कलैक्ट करके बैंक विच जमा करावांगा, तो उस दे बदले 500 रुपया महीने में चार्ज करांगा। सूरी साहब की स्पष्टवादिता बहुत पसंद आई। उनसे हाथ मिलाया और वापस लंदन चला आया। अब की बार ना तो चंद्रकांत की पत्नी ने मेरे नाम कोई संदेश भेजा और ना ही चंद्रकांत रात को अपनी मारुति वैन में मुझे एयरपोर्ट तक विदा करने आया। आलोक आज भी आशा लगाए बैठा था कि मैं घर का उत्तरदायित्व उस पर छोड़कर जाऊंगा, किंतु वो इस काम का जिम्मा स्वयं आगे बढ़कर नहीं उठाना चाहता था। मैं तो भाड़े का जिम्मा सूरी साहब के सिर लगाकर लंदन वापस चला गया। किंतु अब परेशानी शुरू हुई पुरुषोत्तम नायर के लिए। सूरी साहब बिना झिझक हर पहली किराया वसूलने पहुंच जाते नायर के पास। वो उनसे बचता फिरता, बहाने खोजता, किंतु सूरी साहब ने जिस बात की ठान ली सो ठान ली। पहले 2-3 महीने तो एक आध सप्ताह के विलम्ब से पैसे आते भी रहे। उसके बाद तो सूरी साहब जैसा दबंग व्यक्ति भी परेशानी महसूस करने लगा। उनका माथा ठनका जब वे किराए के सिलसिले में घर पहुंचे तो वहां उनके लिविंग रूम में 6 बाई 6 फुट का एक नया ढांचा खड़ा देखा। सूरी साहब हक्के बक्के रह गए। सोच रहे थे कि क्या जवाब देंगे शुक्ला को। भला एक विवादित ढांचा घर के अंदर कैसे? सूरी साहब, इधर घर में भूत प्रेत बहुत होने का जी, खास केरल से पंडित जी बुलवाया जी, 1 महीने तलक पूजा चलेगा, इधर तो रहना भी मुश्किल हो गया जी। तेरी माँ का नायर, पूजा के लिए घर में तोड़ फोड़ का क्या मतलब है? इस साले को अभी का अभी तोड़ नहीं मांगता है लफड़ा इधर। अरे सूरी साहब, घर आपका, शुक्ला जी का, हम तो बस इधर पूजा करता जी, कोई रंडीबाजी तो नहीं करता ना जी। सूरी साहब परेशान। उल्लू का पट्ठा नायर पूजा पंडितों पर तो खर्च कर सकता है, मगर भाड़ा देते साले की माँ मर जाती है। पूजा के उठते धुएं से कमरे की छत काली पड़ गई है, जाले लटकने लगे हैं, किचन के प्लेटफॉर्म पर मैल जमने लगा है, सफ़ेद मार्बल पीला और काला पड़ने लगा है, अलमारी का सनमाइका जगह जगह से उधड़ने लगा है, बाथरूम का पेंट गजालत की अलग कहानी सुना रहा है। सूरी साहब प्रतीक्षा में हैं कि शुक्ला का फ़ोन कब आता है। अब तो फ्लैट खाली करवाना ही पड़ेगा। लंदन से किसी को भी फ़ोन करने से पहले मेरा दिल धक धक करने लगता था। तो वे थे सूरी साहब। डर लगता था कि न जाने फ्लैट के बारे में क्या अशुभ समाचार सुनने को मिलेगा। लिविंग रूम में मंदिर के बारे में सुनने के बाद तो सुनेत्रा के लिए और अधिक बर्दाश्त कर पाना असंभव था। उसने मुझे ऐसी हिकारत भरी निगाह से देखा कि मेरे लिए बम्बई का टिकट कटवाने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं बचा। सूरी साहब ने अंततः
नायर को फ्लैट खाली करने का नोटिस दे डाला। काय का खाली करने का जी? तुम अपना कीमत बोलो जी, मैं ये फ्लैट खरीद लेंगा। अभी तो मैं केरला जाता, उधर शादी है। सूरी साहब चुप। ये भी नहीं पूछ पाए कि आखिर शादी है किसकी, बेटे की या फिर बेटी की। मेरी फ़्लाइट रात के 12:30 बजे छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पहुंची। प्रकाश और उसकी पत्नी दोनों मुझे लिवाने हवाई अड्डे पहुंचे थे। प्रकाश और हनी जैसे मित्र अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियों में से एक मानता हूं। प्रकाश जैसा प्रतिबद्ध मित्र अंग्रेजी में कहा जाए तो एक एंडेजर्ड स्पीशी है। ऐसे लोग दुनिया में बहुत ही कम बचे होंगे। प्रकाश ने देखते ही हाँक लगाई। ओए कालियां मुच्छा ते चिट्टे बाल, वेखो लंदन दे कुक्कड़ खान वाले पंडित दा हाल। वो मुझे अपने घर ले गया। उसके घर रहने का एक निजी लाभ ये भी था कि सुबह 6 बजे उठकर भी नायर के घर पर धावा बोला जा सकता था। हनी ने सुबह सुबह उठकर चाय बना दी थी। प्रकाश तो रात वाले कुर्ते पजामे में ही साथ हो लिया। पहले हम सूरी साहब के घर पहुँचे। कोई औपचारिकता नहीं, बस साथ हो लिए। मैं अपने धड़कते दिल को नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहा था। चौथे माले के अपने 8वें फ्लैट में दस्तक दी। दरवाज़ा जानकी ने ही खोला। आज वो मुझे देखकर अदा से मुस्कुराई नहीं, फिर भी चेहरे पर असफल हंसी लाते हुए बोली, अंकल नायर तो इधर नहीं है, शादी बनाने को केरला में गया है, 2 दिन के बाद आने वाला है। यानी कि जानकी को भी खबर है कि मैं लंदन से ख़ास तौर पर खाली घर करवाने के लिए आया हूँ। अब शुरू हुआ नाटक का पहला भाग। हम लोग घर के अंदर घुसे और घुसते ही सूरी साहब ने शुरुआत की। देखो शुक्ला जी, मायावे ने पयो वाला मंदिर खड़ा करता है। मैं कहना पहले तक कारपेंटर बुलवाओ ते यह मंदिर तोड़वाओ। सूरी साहब अपनी नौकरानी भामा को साथ लाए थे। शुक्ला जी, नाल जनानी होड़ी जरूंदी होंदी है। उत्थे जे असी सारे जेंट्स ही होवांगे ते किसी भी तरह दा ब्लेम लग सकता है। वहीं से हनी को भी फ़ोन कर दिया था, वो भी साथ होली थी। कारपेंटर आया। 15-20 मिनट में मंदिर का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। मन में कहीं अपराध बोध भी था कि मंदिर टूट गया। कैसे कभी मस्जिद टूटती है तो कभी मंदिर, होते दोनों ही विवादित हैं। किंतु सचमुच आश्चर्यचकित करने वाली बात ये थी कि जानकी या फिर नायर के ड्राइवर ने इस मुहिम में कोई भी समस्या नहीं खड़ी की। जानकी, नायर तुम्हारा क्या लगता है? मैं पूछे बिना न रह सका। मेरे बाप का दूर का भाई लगता है। जानकी का 2 टूक जवाब हाजिर था। अंकल, इस आदमी का अक्ल ही मारा गया है। इतना पैसा पुजारी लोगों पर खर्च किया, रात भर पूजा चलता था, दारू मटन ना मालूम क्या करता है। अभी अपनी शादी बनाने गया है। क्या बेंचो अपनी शादी बनाने गया है? अब सूरी साहब के हैरान होने की बारी थी। अंकल, जानकी की आंखों में पहली बार विचित्र सी सच्चाई दिखाई दी। बस 2 दिन की ही तो बात है, हमको अभी घर से नहीं निकालो। नायर जैसे ही वापस आता हम तभी का तभी चला जाएंगा। वैसे मैं तो कल ही चली जाने वाली है। मैंने सूरी साहब की तरफ देखा। इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, प्रकाश बोल उठा, ठीक है लड़की, तुम जैसे भी हो नायर को फ़ोन कर दो कि अगर 2 दिन में केरल से वापस नहीं आया तो हम सारा सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे। जानकी से अधिक हैरान तो मैं था कि किस प्रकार प्रकाश ने स्थिति की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। मैंने एक बार फिर अपने बेडरूम का ताला खोला, वहाँ दीवार पर लगी चांदनी की फ़ोटो को साफ़ किया, खिड़कियाँ खोलीं, कमरे को प्रकाश के कुछ घूंट पिलाए और ये भी पक्का कर लिया कि सामान से किसी प्रकार की छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। सूरी साहब भी प्रकाश के तेज के सामने चुप्पी लगा गए थे। सामने वाले घर से इमरान की शिकायत सबसे पहले सुनने को मिली। ये क्या अंकल, कैसे आदमी को घर भाड़े पर दे दिया? मालूम नहीं कैसी गंदी पूजा करता है, चूहों का खून निकाल कर चढ़ाता है। मैं शायद इमरान की कही बात को हिंदू पूजा के विरुद्ध आक्रोश मात्र मान लेता, किंतु घर में भागते चूहे अपनी आंखों से देखकर आ रहा था। अपन तो आपकी रेस्पेक्ट करता, नहीं तो साले को टपका डालेगा एक दिन, बोल देना उसको। ये सुनकर मन में एक नीच विचार कुलकुलाया। अगर इमरान नायर को टपका दे तो अपना काम बन जाएगा। फिर इमरान के तो अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध भी हैं। क्या इमरान सचमुच ऐसा कर सकता है? ये मध्यवर्गीय विचार जितनी तेज़ी से दिमाग में आया, उससे भी अधिक द्रुत गति से बाहर भी हो गया।
चौथे माले से उतरा तो धोबी, एसटीडी वाला, केबल वाला, दूध वाला, सभी को मुझसे एक ही शिकायत थी कि कैसे आदमी को फ्लैट किराए पर दे गया। सभी के पैसे नायर पर बकाया थे। ए सेठ, उसको निकालने से पहले हमारे पैसे डिपॉजिट में से ज़रूर काट लेना। डिपॉजिट माय फुट। अब हमारी टोली चली सूरी साहब के घर। उनकी नौकरानी भामा चाय बना लाई। हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? अगर नायर वापस नहीं लौटा तब क्या होगा? आखिर में छुट्टी और कितने दिन के लिए बढ़वा पाऊँगा? बहुत कठिनाई से तो 10 दिन की छुट्टी मंजूर करवा पाया था। माँ से मिलने जगरांव भी जाना था। क्या वहाँ का कार्यक्रम स्थगित कर दूँ? सुनेत्रा तो बहुत नाराज़ होगी यदि माँ से बिना मिले वापस चला गया, और फिर इतनी देर से भारत आकर माँ से न मिलूँ तो ये बदतमीज़ी ही होगी। सूरी साहब ने मशवरा दिया, देखो शुक्ला जी, पहले ता चलिए तुहाड़े दलाल नूं मिलिए, उसदा कम है घर खाली करा के देना। दूजा, जे तुसी पुलिस दा मामला संभाल सकते हो ते मैं 4 बंदे बुला के सौरे दा सामान थल्ले सुट कर देना। नहा धोकर तैयार हुए। चंद्रकांत का ऑफिस। वहाँ जाकर अपने भाग्य पर रोना आ गया। चंद्रकांत तो अपना काम धंधा बंद करके मीरा रोड चला गया था। किसी को अपना नया पता तक कर नहीं देकर गया था। यह विचार तो सपने में भी नहीं आ सकता था कि चंद्रकांत ऑफिस को ताला लगाकर सड़क लेगा। आपके कितने अंटी कर गया है? सामने से प्रश्न सुनकर एक और झटका लगा। यहाँ तो जो भी उससे पूछने आ रहा है, किसी के 10 ले गया तो किसी के 15, एक के तो 40 गोल कर गया। सामने वाले को क्या बताता कि मुझे 80,000 की चपत लगा गया है। मीनाक्षी की याद आ गई। उसकी पुलिस में अच्छी पहचान है। अब मीनाक्षी के साथ डीएन नगर पुलिस स्टेशन। मन में एक विचार ये भी आ रहा था कि नायर को वापस आ लेने दूँ। यह भी तो हो सकता है कि वो आकर स्वयं ही फ्लैट खाली कर दे। वह पोह में मीनाक्षी से ढंग से बात भी नहीं कर पाया। वो मेरी स्थिति को भली भांति समझ रही थी। वो तो सदा ही मेरी स्थिति समझती रही है, बिना किसी अपेक्षा के। सदा से ही मेरे सभी काम अपने जान करती रही है। कई बार सोचता हूँ कि प्रकाश, हनी, मीनाक्षी, अरुण, कमल, विजय, करण, कितने नाम हैं जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के मेरे कई काम किए हैं। क्या मैं भी उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा होऊंगा? मेरी ही तरह वे भी तो ऐसे मित्र की चाह रखते होंगे जो बिना स्वार्थ के उनके काम आए। क्या मैं केवल आत्मकेंद्रित व्यक्ति हूँ? इंस्पेक्टर शेंडे ने मीनाक्षी और मुझे बिना प्रतीक्षा करवाए अपने कमरे के भीतर बुलवा लिया है। देखिए मिस्टर शुक्ला, ये मामला है सिविल का। नायर ने आपका ताला तोड़कर उस पर कब्जा तो नहीं किया है ना? दूसरे, आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं कि जिससे पता चले कि आपका अपना फ्लैट उसे लीव एंड लाइसेंस पर दिया गया है। पिछले साल से इस बारे में भी नए कानून बन गए हैं। आपको पुलिस स्टेशन को भी सूचित करना होता है, लाइसेंसी की फ़ोटो जमा करवानी होती है और फीस भी भरनी होती है। इस मामले में पुलिस आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। मैं बेवकूफ़ की तरह कभी मीनाक्षी को तो कभी इंस्पेक्टर शेंडे को देखे जा रहा था। मीनाक्षी ने मराठी में इंस्पेक्टर शेंडे से कहा, तुम्हाला काही तरी कराए लाज लागेल साहब। इंस्पेक्टर शेंडे ने सपाट स्वर में कह दिया, हाँ, हम ऑफ द रिकॉर्ड एक मदद कर सकते हैं। आप जाकर उसका सामान घर से बाहर फेंक दीजिए। वो हमारे पास रिपोर्ट लिखवाने आएगा। हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, उल्टा उसे कुछ देर थाने में बिठाए रखेंगे ताकि आपको अपना ऑपरेशन पूरा करने का मौका मिल जाए। इससे ज़्यादा कि आप हमसे उम्मीद ना करें। मैं वापस सूरी साहब के घर। फिर विचार विमर्श। देखो शुक्ला जी, तुसी 2 दिन वेट करो। नायर दी एबसेंस विच उसका सामान सुटांगे ते पंगा हो जाएगा। तुहाड़े कोल एक कमरा तो हैंगा ही, असी 10 बंदे उत्थे बैठ जावांगे ते उसदी यही तही कर देवांगे। चलो तुहानू पाटिल कोल ले चलना, शिवसेना का बंदा है, काम हो जाएगा। मुंडे सिर वाला पाटिल मिल गया। देखने से ही विश्वास हो चला था कि यदि ये आदमी चाहे तो हमारा काम हो सकता है। कहने को तो विश्वास पाटिल फ्लैटों की दलाली करता है, मगर अंदर खाते क्या चलता है राम जाने। अपुर कौन सी बिल्डिंग में रहने का? गंगा भवन पाटिल, अपनी ही बिल्डिंग में, सूरी साहब ने जवाब दिया। कौन सा फ्लैट? 403 दूसरे विंग में। ओह, वो वाला? तुम्हारे फ्लैट की तो अक्खी मार्केट में बहुत बदनामी हो रखी है सेठ, उसमें तो धंधा चलता है। पाटिल ने आंख दबाकर कहा। धंधा यानी? मैं आश्चर्यचकित पाटिल की तरफ ताके जा रहा था। धंधा नहीं समझता क्या सेठ? धंधा यानी कि धंधा।
पड़ोस से रोशन के शब्द एक बार फिर कानों में टेलीफोन की गलत कॉल की तरह बजने लगे थे। जानकी, धंधा, नायर, फिल्मों के लिए मॉडल और एक्स्ट्रा सप्लायर, धंधा। चांदनी के मंदिर जैसे घर का नाम धंधे से कैसे जुड़ गया? चांदनी के अंतिम क्षणों की कुछ खोजती आंखें मुझसे जवाब मांग रही थीं। उसके घर की पवित्रता को बदनाम करने का उत्तरदायी तो मैं ही था। चंदन के साबुन से नहाई गीले बालों वाली चांदनी की आंखों में अब भी वही प्रश्न टंगा है, ऐसा कैसे हो गया है? सूरी साहब स्थिति की नजाकत भांप चुके थे। ओ शुक्ला जी, घबरान दी कोई गल नहीं, लोका दी की है, लोका दी तो भोगते रहंदे ने, तुसी सुनिया नहीं। मैं क्या सुनता? मेरा घर जिसमें निमंत्रित होकर मित्र गौरवान्वित महसूस करते थे, आज वही घर धंधे के लिए बदनाम हो चुका है। जानकी की वो मुस्कुराहट आज बहुत जहरीली महसूस होने लगी थी। बस तय हो गया। नायर के वापस आते ही पहले तो नम्रता से उससे पेश आते हैं, अगर वो नहीं मानता तो बस पाटिल के आदमी आकर उसका सामान उठाकर बाहर कर देंगे। हाँ, इंस्पेक्टर शेंडे को अवश्य सूचित करना पड़ेगा, किंतु नायर के लौटने में तो अभी 2 दिन बाकी थे। सूरी साहब की बात दिल को जम गई कि यदि बम्बई में रहा तो परेशान ही रहूँगा। पंजाब जाकर माँ से मिल आऊँ, संभवतः माँ का आशीर्वाद ही कोई चमत्कार दिखा दे। माँ को भी कहाँ खुश कर पाया। उसे शिकायत थी कि ये आना भी कोई आना हुआ। ना माँ के पास बैठे, न ढंग से बातचीत की। बहन अलग नाराज़। माँ बहन को नाराज़ कर 2 दिन में ही बम्बई वापस भी लौट आया। सामने फिर जानकी थी। नायर को 1 दिन बाद का टिकट मिला था। नायर रात को पहुँचेगा। एक एक पल बिताना कठिन हो रहा था। रात भर बिस्तर में करवटें बदलता रहा। प्रकाश मेरी परेशानी को सही ढंग से समझ रहा था। शायद इसलिए अपनी पत्नी के साथ बेडरूम में न सोकर मेरी बगल में ही फर्श पर बिस्तर लगाकर लेट गया। हम दोनों बातें करते रहे। कई बार ऐसा भी हुआ कि प्रकाश की बात का उत्तर कमरे के अंधेरे में कहीं खो गया। मैं लेटा लेटा चांदनी के अंतिम दिनों के बारे में सोचता रह गया। प्रकाश ने मुझे बम्बई से विदा करते समय कहा था, पंडित जी, यह 4थे माले का 8वां फ्लैट न जाने कब और कैसे मेरा अपना बनता चला गया, ये तो याद नहीं पड़ता। उसकी बात की गूंज मुझे लंदन में भी सुनाई देती रही। आज उसी 4थे माले के 8वें फ्लैट पर बदनामी की मोहर लगाकर भी नायर वहीं जमा हुआ है। सुबह को तो होना ही था और वो हो भी गई। हनी ने आज दफ्तर से अवकाश ले रखा है। सुबह 7 बजे अपने ही घर की घंटी बेगानों की तरह बजाई। 4-5 घंटियों के बाद नायर की आवाज़ सुनाई दी। मन को तसल्ली मिली कि चलो लौट तो आया है। यदि केरल में बैठा रहता तो हमारे लिए कार्रवाई करना कितना मुश्किल हो जाता। दरवाज़ा खुला। शुक्ला जी, आइए आइए। सूरी साहब ने मुझे बोलने का अवसर ही नहीं दिया। अब बोल बहनचो, मुझे बोला 2 दिन में फ्लैट खाली करता हूँ और बिना बताए केरल चला गया। ये कैसा लैंग्वेज यूज़ करता मिस्टर सूरी? आप तो कितना बार हमारे घर में आया, हम तो आपके साथ कितना डिसेंट बात करता जी। शुक्ला जी, तुसी हुड़ एस कोलों पुछे के मायावा मैनू झांसा दे के गायब किवे हो गया? सूरी साहब के नथुने फूल रहे थे। मैं शर्मिंदगी से गड़ा जा रहा था। सूरी साहब की ओर देखा। फ्रा जी, 1 मिनट, मैं गल कर लावा? मिस्टर नायर, हमारी कुछ शिकायतें हैं। बोलिए ना शुक्ला जी, आप एकदम जेंटलमैन आदमी हैं, मैं आपका बहुत रेस्पेक्ट करता जी। मिस्टर नायर, जब आपने हमारा घर किराए पर लिया था उस समय आपने बताया था कि फ्लैट में आप, आपकी पत्नी और एक बेटी रहेगी। यहाँ तो आप पूरी बारात के साथ एक कुत्ता भी रखे हैं। इतने में कुत्ते ने कुनमुनाने और भौंकने के बीच की सी आवाज़ निकाली। शायद उसे कुत्ता कहा जाना अच्छा नहीं लगा था। वो तो शुक्ला जी, अभी फैमिली होएंगी तो गेस्ट लोग तो आएंगे ना जी। फिर आपने भाड़ा टाइम पर दिया कभी? अरे साहब, जब भी चंद्रकांत आता था तो भाड़ा टाइम पर ही ले जाता था ना जी। मैं नायर की चाल को अच्छी तरह समझ रहा था। वो जानता था कि चंद्रकांत से मेरे संबंध बिगड़ चुके हैं। भूतनी के, चंद्रकांत की बात क्या करता है, मुझसे बात कर। मुझे नीचे देखता है तो मुंह फेर लेता है, घर में छुप कर बैठा रहता है, लेकिन मुझसे मिलने को साफ मना कर देता है। चूतिया समझ रखा है क्या हम सबको? सूरी साहब का बस चलता तो नायर के मुंह पर झापड़ मार देते। जरा आहिस्ते से बात करो ना मिस्टर सूरी, मेरा नया वाइफ ऐसा बात सुनेगा तो क्या इम्प्रेशन पड़ेगा जी। आप खुद शादी करके आए हैं मिस्टर नायर? मैंने अनजान बनते हुए आश्चर्य प्रकट किया।
शुक्ला जी, यही तो चक्कर हो गया जी, मुझे अचानक शादी बनाना पड़ गया जी। शुक्ला जी, ऐस हरामी को लो पूछो, अपनी माँ वाला मंदिर किससे पूछ के बनवाया सी? मिस्टर नायर, आपने हमारी परमिशन के बिना मंदिर कैसे बनवाया? शुक्ला जी, तुसी बहस बंद करो जी। नायर फ्लैट कभी खाली करता है? अभी का अभी बोल। अभी आज तो शादी बना के आया जी, मुझे थोड़ा टाइम तो चाहिए ना इंतजाम के वास्ते। मिस्टर नायर, कल शाम को 4 बजे हमें फ्लैट खाली चाहिए। प्रकाश अपना निर्णय सुनाकर उठ खड़ा हुआ। ऐसे कैसे होएगा जी, बस एक दिन में? कुछ सोचते हुए नायर बोला, हमको 1 हफ्ते का टाइम और दे दो जी। पहले टाइम दिया तो शादी बनाने चला गया, अब भी टाइम मिलेगा तो बच्चा पैदा करने चला जाएगा। हमको कल शाम को 4 बजे फ्लैट खाली चाहिए, समझ गया ना? सूरी साहब भी उठ खड़े हुए। मेरी नज़रें अब भी जानकी को ढूंढ रही थीं। 4थे माले के 8वें फ्लैट पर बदनामी का टीका लगाने वाली जानकी। शायद वो हालात पहले ही भाप गई थी, इसलिए नायर के अनुपस्थित में ही चली गई, या फिर हो सकता है कि सो रही हो। किंतु बेडरूम में तो नायर की नई पत्नी सो रही है। फिर जानकी, जा चुकी जानकी। जाने को हम सब उठ खड़े हुए। कुछ फिल्मी दृश्य याद आ रहे थे तो कुछ कहानियाँ भी। मेरी सहानुभूति सदा ही किराएदार के साथ रही है। मकान मालिक तो हमेशा मेरे लिए पूंजीवाद का प्रतीक रहा है। आज पहली बार मकान मालिक का दर्द समझ में आ रहा था, महसूस हो रहा था। सच बहुत दर्द होता है। रातों की नौकरियां करके जोड़े पैसे से बनाए घर पर जब अनिश्चितता के बादल छाने लगते हैं तो बहुत दर्द होता है। मेरा छद्म मार्क्सवाद आज अचानक कहीं उड़न छू हो गया था। इतने तनावपूर्ण माहौल में भी मैं मुस्कुराए बिना न रह पाया था जब मेरे मार्क्सवादी मित्रों ने सलाह दे डाली, यार किसी शिवसेना वाले को जानते हो, मुंबई में तो वही नैया पार लगवा सकते हैं। शिव शिव करते हुए घड़ी की सुई आगे खिसक रही थी। शिवसेना के नाम पर ही मिलिंद और महेश की याद आई थी। मिलिंद तो शाखा प्रमुख भी है। 6 फुट 3 इंच लंबा महेश कभी हमारा पड़ोसी हुआ करता था, स्थानीय एमएलए परब का दायां हाथ। उसको फ़ोन मिलाया तो वो मेरी अपेक्षा के एकदम विरुद्ध एकदम साथ चलने को तैयार हो गया। निर्धारित समय पर हमारी सेना नायर पर धावा बोलने के लिए सोसाइटी में दाखिल हुई। सूरी साहब ने सेनापति का पद संभाला, महेश ने गांडीव उठाया, पड़ोसी राजू ने शंख बजाया, प्रकाश, हनी और मीनाक्षी सेना के थिंक टैंक बने खड़े थे और विश्वास पाटिल के 4 सैनिक आदेश की प्रतीक्षा में थे। इस सब में मेरी भूमिका क्या थी? हम थोड़ा ठिठके। नीचे कंपाउंड में एक लंबा चौड़ा काला बड़ी बड़ी मूँछों वाला काला चश्मा लगाए एक व्यक्ति दिखाई दिया। भाई साहब, साला पूरी तैयारी में है। महेश मेरे कान में फुसफुसाया। उस काले व्यक्ति ने अंग्रेजी में पूछा, डू यू रिकॉग्नाइज मी मिस्टर शुक्ला? मेरे चेहरे पर अनिश्चितता के भाव देखकर वो व्यक्ति स्वयं ही बोला, लेकिन इस बार हिंदी में। मैं काम्बले, मेरा ऑफिस आपके एजेंट चंद्रकांत के एकदम बगल में ही था। आप उधर आते थे तो मेरे साथ भी इंट्रोडक्शन हुआ था। माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस वो नायर के बारे में थोड़ा बात करने का था। महेश हत्ते से उखड़ गया। काय झाला, तुम कोई गुंडा मवाली हो जो हमको अपने फ्लैट में जाने से रोकेगा? अरे हम ऐसा किधर बोला, अपन तो बस इंसानियत की खातिर बोला कि उसको दूसरी जगह खोजने के लिए थोड़ा वक्त दे दीजिए। हमको लेक्चर नहीं मांगता। अपन का नाम महेश दलवी, अक्खा अंधेरी में किसी को भी पूछ लेने का, समझा? कामले चुप खड़ा रह गया। एक बार काला चश्मा उतारा, उसे साफ किया, फिर से आंखों पर चढ़ा लिया। फिल्मी विलेन अजित के रॉबर्ट सलीका दिखाई देने वाला कामले महेश की एक घुड़की के आगे सहम गया था। वो हमारी सेना के साथ 4थे माले के 8वें फ्लैट की ओर चल दिया। पहली बार नायर घबराया सा लगा। शुक्ला जी, अभी तो अरेंजमेंट नहीं हुआ है जी, हमको 1 हफ्ता का टाइम और दे दो जी। जिधर आपके घर में इतना बखत रहा, 1 हफ्ते में क्या फ़र्क पड़ना जी। मेरी आंखें सूरी साहब की तरफ मुड़ गईं। सूरी साहब का गुस्सा संभाले नहीं संभल रहा था। मादर, हमको क्या पागल समझ रखा है? ये तेरा नाटक अभी और चलने वाला नहीं। हमको फ्लैट अभी का अभी खाली मांगता है। शुक्ला जी, आप जेंटलमैन आदमी हैं, आप सोचो जी, एकदम नई वाइफ को लेकर रोड साइड पर तो नहीं जा सकता ना जी। नायर का गिड़गिड़ाना उस गीले बालों वाली नई पत्नी की आंखों में भय की भावना को और गहरा बना रहा था। वो तय नहीं कर पा रही थी कि अगले कुछ पलों में क्या घटित होने वाला है।
नायर कुछ याद करके एक और फ़ोन मिलाता है। काफ़ी देर तक घंटी बजने के बाद शायद किसी ने दूसरी ओर से फ़ोन उठाया है। बातचीत मलयालम में हो रही है। इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किंतु भयभीत आँखों को अब स्थिति ठीक से समझ में आ रही है। अचानक वो आंखें सीधी मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखती हैं। चांदनी, मैं इन आँखों की बेबसी और नहीं सह पाऊँगा। जब तक नायर ने फ़ोन रखा, गीले बालों वाली डरी हुई आंखें निराशा से पूरी तरह भर गईं। अब तो मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगा था कि चमत्कार हो जाए और नायर को भाड़े पर दूसरा मकान एकदम से मिल जाए। सूरी साहब ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया है। वो सामान उठाने लगे हैं। मेरी निगाह सोफे के फटे हुए कपड़े पर टिक जाती है। महेश से आतंकित नायर अब समझ चुका है कि स्थिति उसके बस के बाहर हो चुकी है। सोफ़ा लिफ्ट के जरिए नीचे पहुंच चुका है। नायर हाँफने लगा है। मैं उसकी पत्नी की ओर देखने का साहस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं महेश को एक कोने में ले जाकर कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ, किंतु मेरे प्रयास में प्रतिबद्धता की कमी है। महेश की डांट खाकर चुप हो जाता हूँ। नायर की आंखें आंसुओं को रोकने के प्रयास में लाल होती जा रही हैं। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि नायर समय पर भाड़ा देता और तमीज़ से रहता तो ये ऐसे हालात कभी नहीं होते। नायर मेरे निकट आ खड़ा हुआ है। मिस्टर शुक्ला, अपने आदमियों को रोकिए प्लीज़। मेरी बात सुनिए प्लीज़। थोड़ी देर रुकिए। मुझे बेइज्जत करके मत निकालिए। मैं अपना सामान खुद उतरवाता हूँ। प्लीज़ मिस्टर शुक्ला। मैं अचानक नींद से जागा हूँ। सूरी साहब और महेश उसकी एक नहीं सुनते हैं। नायर अपने दिल पर हाथ रखकर ज़मीन पर बैठ गया है। अब वो सोडा मांग रहा है। मुझे चिंता है कहीं मर ना जाए। उसकी पत्नी की आंखें मुझसे प्रश्न कर रही हैं, मुझसे जवाब मांग रही हैं। मैं अपनी बेवकूफ़ी को समझ नहीं पाता हूँ। नायर के करीब पहुँच जाता हूँ। नायर, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। नायर समझ नहीं पाता, मेरी ओर देख रहा है, बस ताके जा रहा है। नायर, तो अपनी वाइफ से बोलो कि आज जो कुछ हो रहा है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। शुक्ला जी, मैंने बोला ना, आप तो जेंटलमैन आदमी हैं। नायर मुझे अपने पत्नी के निकट ले गया है। उसकी पत्नी के काले घुंघराले गीले बाल, चंदन के साबुन की महक। चांदनी, मुझे माफ़ कर दो। मैं होठों में ही बुदबुदाता हूँ। नायर मलयालम में अपनी पत्नी को कुछ कहे जा रहा है। मैं उसकी ओर नहीं देख पा रहा हूँ। बस शब्दों की ध्वनियाँ ही सुनाई दे रही हैं। शब्द कहीं दूर जाकर खो गए हैं। सामान टेम्पो पर लद चुका है। राजू, महेश और सूरी साहब खुशी मना रहे हैं। भामा को हिदायतें दी जा रही हैं कि कल घर अच्छी तरह से साफ़ करना है। मैं अपना पर्स जेब से निकालता हूँ। 500 के हिसाब से 2000 सूरी साहब की मार्फत सैनिकों को देता हूँ। महेश बियर की मांग कर रहा है। सूरी साहब और राजू स्कॉच की। मीनाक्षी गले मिलकर बधाई देती है। हनी बस नज़रों को एक अलग से कोण पर झुकाकर बधाई देती है। प्रकाश शायद मेरी स्थिति को समझ रहा हो, बस मेरा हाथ दबा देता है और मैं इस अपराध बोध से जूझ रहा हूँ कि क्या मैंने चांदनी की कुछ खोजती हुई आँखों को एक बार फिर से बेघर कर दिया है। अभी आप सुन रहे थे तेजेंद्र शर्मा जी की लिखी हुई कहानी बेघर आँखें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।